नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करवाएं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा। बड़ौदा उपचुनाव में जीत को लेकर कोई संशय नहीं, ये कहते हुए यहाँ पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया। 2014 तक प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार रही। किसान और मजदूरों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बड़ी बात का जिक्र किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। तो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि 2005 से लेकर 2014 तक प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार रही है। प्रदेश की जनता ये अच्छे तरीके से जान चुकी है, इसलिए बड़ौदा उपचुनाव में जीत पर कोई भी संशय नहीं है। हम पहुंचे इस समय जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके कार्यालय पे, और हमारे साथ बने हुए हैं मूलचंद शर्मा जी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है इनका, ये इन्हीं से जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या मानते हैं बड़ौदा उपचुनाव, किस नज़रिए से देख रहे हैं? जो बड़ौदा का जो उपचुनाव है, प्रदेश से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ौदा का हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। और ऐतिहासिक विकास, आम आदमी को रोजगार मिला, और जो नौकरियां मिली योग्यता के आधार पर मिली हैं, और विकास हुआ है, समान विकास हुआ है। और प्रदेश से मनोहर जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, उसको लेकर बड़ौदा के चुनाव को जीते। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर मैदान में आए, वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। देखो, प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार हारे हैं, और हर हाल में रमेश कौशिक से भी चुनाव हारे हैं। अभी हाल में रमेश कौशिक वहाँ के सांसद बने हैं और वहाँ भी हार हुई है, जीते भी कई बार हैं। भूपेंद्र हुड्डा को ये बात शोभा नहीं है भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ ले। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो जब लड़ेगा, आप रमेश कौशिक कभी लोकसभा के चुनाव में आप हार खाएँ। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम लोगों को पता है कि प्रदेश में विकास होना है, और बड़ौदा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास होगा, ऐतिहासिक काम होंगे कि लोग समझते हैं कि भाई अपना समय नहीं गंवाना, समय बर्बाद नहीं करना, वो लोग विकास को वोट देंगे। क्या मानते हैं किस बात को लेकर वोट बीजेपी को देंगे लोग, और किस बात को लेकर इग्नोर करेंगे कांग्रेस या इनेलो को? भ्रष्टाचार मुक्त हुआ हरियाणा प्रदेश। नौकरियों के नाम से पैसे, नौकरियां बिकती थी, और आज पूरे मनोहर जी के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन लोग बेचते थे नौकरी? नहीं, जो पॉलिटिकल सरकारें रही हैं, आपने देखा नहीं कितने, आज जो पीटीआई का हाल देखिए, कितने लोग जेल में हैं, एजुकेशन के डीओ सब थे, ये हालात रहे हैं। और प्रदेश के लोगों ने कहा कि हरियाणा में नौकरियां बिकती हैं, और आज हरियाणा में प्रदेश में कोई भी छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, सब योग्यता के आधार पर एक तो विकास ही है। और किसानों को जो सम्मान मिला है, मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर के नेतृत्व में, जो भ्रष्टाचार जो मंडियों में हुआ है, जो भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। किसान को जहाँ 100 रुपये मिलते थे ओलावृष्टि के नाम पे, हजारों रुपये ओलावृष्टि के नाम से करोड़ों रुपये सरकार ने दिए। बीमा योजना फसल की किसानों की, किसानों को जो पेंशन मिलती सीधी उसके खाते में जाती है। जो अपने विरुद्ध जो पेंशन थी, पहले लोग डोलते थे, चक्कर काटते रहते थे, आधे गोजा में दलिया बिचौलिया पैसे खाए थे, आज उनके खाते में पैसा है। तो इस तरह की बात, जितनी भी प्रदेश से किसानों की ज़मीन लूट ली, प्रॉपर्टी डीलर सरकार बन गई थी। कांग्रेस में देखो ना कितने प्रॉपर्टी डीलर बन गए, सब नेता डीलर थे। किसकी जीत मानी? हाथ देखो, 2005 से 14 तक डीलरों की सरकार थी। छुपा किसे? प्रदेश के एक व्यक्ति बच्चा जानता है। तो इस हालात में लोग को इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये किसान, मजदूर, व्यापारी सबकी पार्टी है, सबकी सुनती है, सबका विकास करती है। तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए वोट करेंगे कि गरीब, किसान और मजदूर की पार्टी बीजेपी है, और इसी बात को लेकर
जीत तय बनती है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होती है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। हम इधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता गठबंधन सरकार और कांग्रेस से थक चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने इनेलो को जिताने का मूड बना लिया है। वहीं अभय चौटाला ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में जेजेपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होनी है। बड़ौदा के चुनाव की तारीख जब तय होगी हम उसी वक्त अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर दें। और अभी से हमने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी। 15 तारीख के बाद मैं स्वयं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आऊँगा। उन सब साथियों से मिलकर के आऊँगा जो चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। बड़ौदा 6 बार हमने जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और फिर बड़ौदा के लोग बीजेपी और मौके की जो सरकार है इसकी तो जमाना जब्त होगी उम्मीदवार। मुख्यमंत्री की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ कर रहे थे वो देखी थी। मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे, उससे लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। अगर उनकी नज़र में कोई राजनेता दलदल में है, उनकी नज़र में अगर कोई राजनेता इतना गिरा हुआ है जितना उन्होंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या गंगा में हाथ धोने से या गंगा में डुबकी लगाने से वो पवित्र हो जाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। बड़ौदा में गए थे 4 गांव में, जब लोगों ने मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कहीं कोई चारपाई नहीं दी, कहीं किसी ने स्वागत नहीं किया उनका, उससे ये बौखलाहट है उनकी। इधर कृषि मंत्री ने हाल ही में रोजगार से संबंधित रिपोर्ट में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर होने पर सफाई देते हुए कहा कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही साथ बड़ौदा उपचुनाव पर भी जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का विकास करवाया है और इस उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिलेगी। के अंदर तो लाखों लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से रोज़गार के लिए करने आते हैं। हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, सोनीपत में, गुड़गांव में 70% जो लोग हैं दूसरे प्रदेशों के हैं। हरियाणा में कोई मुझे नहीं लगती बेरोज़गारी है। ये ज़रूर है कि जिस 50,000 रुपये का रोज़गार चाहिए तो उसको उपलब्ध 35,000 रुपये का है। इस तरह की समस्या तो है, लेकिन हरियाणा में बेरोज़गारी की समस्या नहीं है। ऐसा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि एमएलए रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अटैम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं। लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया। और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी कांग्रेस को हराने में सक्षम है। के अंदर तो चलिए आगे बढ़ते हुए कैथल की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सरफराज आशिक गिरफ्तार हुआ है। शादीशुदा प्रेमिका के घर में दरअसल आग लगा दी थी। 13 साल की बच्ची, इस दौरान उसकी जान चली गई थी। महिला भी 70% जल गई थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर पुलिस को सफलता हासिल हुई। दरअसल एक सरफराज आशिक ने अपनी विवाहित प्रेमिका के घर में दाखिल होकर घर में आग लगा दी, जिसमें 13 साल की बच्ची की जान चली गई। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसमें
वो जो महिला है वो 70% झुलस गई, जिसका इलाज चल रहा है। वही महिला का जो पति है वो 40% जल गया। मनोज मलिक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए इंडियन न्यूज हरियाणा द्वारा जो खबर दिखाई गई थी सिर्फ रियासत की, उस खबर का आज असर देखने को मिला है। कल को ही देर रात ही जो सिर्फ राशि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जो विवाहिता महिला मित्र के घर में जिसने आग लगाई थी, अब उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या मामला था, क्या बातचीत हुई थी। लेकिन उसने जो उनका गुनाह उसने आग लगाई थी वो उसने कबूल कर लिया है कि जो महिला थी, जो विवाहिता थी, अभी उसके साथ उसकी पहले बातचीत होती थी। बातचीत को रोकने को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर उसने नशे शराब पीकर नशे में वो आग लगाने का काम किया है। जी मनोज, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि पहले महिला और जो पति जो कि झुलस गए थे उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो महिला है और जो उसका पति अभी उनकी हालत ठीक है और जो उनके बयान लिखे जा चुके हैं और उसको लेकर आगे की कार्रवाई और जो भी उनके साथ मिले हुए थे उनको भी लेकर भी पुलिस जांच में लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक हिरासत में उसे पुलिस ने भेज दिया है। चलो आगे बढ़ते हुए टिड्डियों के अटैक की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। हरियाणा में टिड्डियों का आतंक जारी है। रेवाड़ी, भिवानी और सिरसा में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जायजा लिया। टिड्डियों को भगाने की कोशिशें भी वहां पर जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में टिड्डियों का आतंक जारी। टिड्डियों का दरअसल एक रिटर्न हुआ है। रेवाड़ी, भिवानी और सिरसा में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। किसान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि देखते ही देखते ये टिड्डियां सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को चट कर जाते हैं और ऐसे में जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो तमाम तरह के एहतियात बरत रहा है। किसानों को जागरूक करने का काम भी लगातार जिला प्रशासन की ओर से। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिरसा के कई गांव में टिड्डियों का हमला देखने को मिल रहा है। कई गांव में कीटनाशक का छिड़काव भी हो रहा है। काफ़ी संख्या में टिड्डियों को मारा भी गया है। जिले के कई गाँव में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कुछ खतरा टला। कई गांव में अभी भी खतरा बना हुआ है। बारिश की वजह से टिड्डियों की मूवमेंट में कमी आई है। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए डीजे बजाकर भी जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो टिड्डियों को भगाने के काम कर रहे हैं। दरअसल जो कंपन है उसकी आवाज़ से भी टिड्डियां भागती हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से पहले ही किसानों को जागरूक किया गया था। हालांकि अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जो कि लगातार भरपाई की मांग कर रहे हैं। सिरसा में टिड्डी दल ने किस तरह से कहर बरपाया है, ये देखने के लिए हम पहुंचे गांव केसूपुरा में और उसमें मौजूद है एक खेत में, जहां आप देख सकते हो मूंग की फसल बोई हुई है। पूरी तरह से टिड्डी दल ने इसको नष्ट कर दिया। अभी भी आप देख सकते हो लगातार यहाँ टिड्डियां बैठी हुई है और काफ़ी संख्या में टिड्डियां हैं और जो पत्ते हैं ये बिल्कुल नष्ट कर चुके हैं, यानी ये फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन द्वारा यही साथ में ही कल प्रशासन द्वारा रात को छिड़काव किया गया था और काफ़ी संख्या में टिड्डियां भी मरी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो खतरा है टला नहीं है। लगातार टिड्डियां अभी भी आ रही है और खास बात यह है कि अभी भी पेड़ों पर भी काफ़ी संख्या में टिड्डियां बैठी है। मेरे साथ किसान है, मैं जानना चाहूँगा कितना नुकसान आप मानते हो आसपास के एरिया में? ਇਹ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਲਾ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਲੇ ਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਲਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੇਤ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਪੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਨੀਰੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ बैठ के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ रस पी के मान लो खत्म हो चुकी, सूख चुकी है। यानी किसानों का मानना है कि जो बड़े पत्तों वाली फसलें हैं, खास करके जो नरमा कपास है, चाहे मूंग की फसल है, यानी जो हरे पत्ते हैं उनको नष्ट कर चुकी है पूरे हो चुके हैं। और कुछ खेत तो ऐसे हैं जहाँ लगभग 90 से 80% तक फसलें खत्म हो चुकी है। क्या मानते हो कि किस तरह से जो प्रशासन द्वारा रात को अभियान चलाया उसका कितना फायदा हुआ है? ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 30-40% ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲੀ 50-60% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਧਰ ਮੇਂਦਪੁਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
यानी इनका मानना है कि आमतौर पर हमने किसी विशेषज्ञों से बात की, उनका भी कहना है कि आमतौर पर टिड्डी दल जब पत्तों पर बैठे रहते हैं, फसलों पर बैठे रहते हैं, पेड़ों में बैठी रहती है और जो दिन निकलता है, धूप निकलती है तो टिड्डियां बाहर निकलती है। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन द्वारा किए गए काम जो उन्होंने इंतजाम किया उससे खुश है आप? हाँ जी खुश ਹਾਂ ਜੀ। ਹਲੀ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। तो क्या जिनका नुकसान हुआ है उसके लिए आप सरकार से क्या अपील करें? हाँ जी मुआवजा देन जी सरकार जिवें फसलां जिन्हां दी खराब हो गई ने जी, ज़्यादा खराब हो गई ने, उन्हां नूं मुआवजा देवे सरकार जी। तो साफ तौर पर किसानों को यह कहना है कि जो फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उसका सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए और इसके साथ उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि लगातार छिड़काव किया जाए ताकि इन टिड्डी दलों को भगाया जा सके। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था, अगर हेलीकॉप्टर का प्रयोग के लिए कहीं सरकार द्वारा प्रयास किया जाए तो कहीं टिड्डी दल से बचाया जा सकता है। केसूपुरा गाँव से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं भिवानी में लोहारू के गांव बिठन चहड़ के बीच खेतों में टिड्डियों ने रात में पड़ाव डाला, जहां पर प्रशासन ने टिड्डियों को भगाने के लिए अभियान भी चलाया। देर रात कृषि मंत्री जेपी दलाल मौके पर पहुंचे। टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों की हौसला अफजाई भी उन्होंने की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रशासन टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें टिड्डी से हमले के बचाव के लिए किसानों के सहयोग की आवश्यकता है। तो प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। इस मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी किसान को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नुकसान की भरपाई के लिए डीसी को मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। डीसी खुद जाकर मौके का मुआयना करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अफ्रीका से पाकिस्तान होकर ये टिड्डी दल हरियाणा में आए हैं और हवा के साथ साथ ये अपना रास्ता बदल लेता है। किसानों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने टिड्डी मारने की दवाई में पानी की रिपोर्ट मिलने पर कहा कि 34 लॉट मंगवाए गए थे, उनका बाकायदा टेंडर हुआ था। 4 लॉट संदेह के घेरे में उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया गया। साथ ही साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। कल पूरा दिन हरियाणा के 4-5 जिलों के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण जारी रहा और हमारा विभाग इनको फॉलो करता रहा। रात को ये लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो टिड्डी दल थे सेटल हुए। सरसा में, हमारे भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में और नूह में। सारे डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया हुआ था कि पूरा मुस्तैदी से काम करें। कृषि विभाग के अधिकारी काम करते रहे और सब जिलों से, आसपास के जिलों से फायर टेंडर मंगवाई और उनके द्वारा जो है टिड्डी मारने का काम स्प्रे का किया गया। मुझे जो सूचना मिली है लगभग आधे के आसपास जो है टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया है। टान का अभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि मौके पे जाके प्राथमिक जो रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है वो भेजें। उसके बाद जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के और किसान की भरपाई की जाएगी। अलर्ट तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं, पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। आपको सही टाइम पर सूचना दे दी जाएगी, आदेश दिए। और इसकी एफआईआर जो है सोनीपत के पानीपत के इलाके में दर्ज भी हो चुकी है और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई की। तो कृषि मंत्री की ओर से आश्वासन मिला है, लेकिन इन सब के बीच आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान, खासतौर पर किसान बहुत ज़्यादा परेशान। टिड्डियों का जो टेरर है वो लगातार जारी है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कोसली में फिलहाल मौजूदा जो स्थिति है वो बनी हुई है। देखिए किस तरीके से टिड्डियाँ वहाँ पर फसलों को नुकसान करती हुई, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और सबके जहन में यही सवाल कि आखिरकार कब उन्हें इससे निजात मिलेगी। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है।
देखिए लगातार कीटनाशक का छिड़काव भी वहां पर हो रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे थे, कई गांव का उन्होंने जायजा भी लिया था। बोलिए नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी, 4 घंटा तक ऊपर उड़ी जी और फिर बैठी फसल पे। उसके बाद में इन्होंने पत्ते खाने शुरू किए हैं जी, और फिर जैसे ही आने रहा जी दरख्तों में बजा के बैठ गई। तो प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? प्रशासन तो जी अपना हांड रो जी छिड़क रहा है दवाई, पर इससे कोई फर्क ना पड़ रहा जी। उद की उद बैठी है, उड़ ना रही कती भी, मर भी नहीं रही। नहीं जी अभी तक कोई मरी नहीं अभी तक तो। हमारे तो 1.5 एकड़ के अंदर कम से कम 90-95% नुकसान कर दिया है जी इन्होंने। और इससे हम क्या फसल के ऊपर ही हम तो रख रखे है सब कुछ आसरा, और यही खराब हो गई तो क्या करेंगे आगे। सरकार प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, दवाई दे रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ रहा। और बताओ इससे ज्यादा हम क्या करें, रात को भी नहीं सोए, दिन में अब भी सुबह उठ के लग गए, फसल नुकसान में हो गई तो हम बताओ क्या करेंगे। प्रशासन कुछ मदद ही नहीं कर रहा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको सीधे इस बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। आपको ये बताएं, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी ये मुलाकात, सरकार से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर ये मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, प्रदेश में चेयरमैन समेत कई पदों पर नियुक्तियां होनी है, और इस लिहाज से ये जो मुलाकात है वो खास बताई जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर, मौजूदा स्थिति को लेकर ये मुलाकात है, और इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। दीपक इस वक्त मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, ये मुलाकात अपने आप में खास, अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस वक्त अगर बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर है, जहां ये मुलाकात चल रही है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे क्योंकि बात करें तो कई ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की जाने, जो कि हरियाणा सरकार से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं। हरियाणा सरकार में जुड़ी कुछ ऐसी नियुक्तियां हैं जिसको लेकर के ये मुलाकात जो है चल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से अगर बात करें, ये मुलाकात का दौर लगातार जारी है। इससे पहले भी अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ने शुरुआत में जेपी नड्डा से मुलाकात करी थी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गए थे जेपी नड्डा से मुलाकात करने। उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी, फिर अमित शाह से मुलाकात करी, और मुख्यमंत्री जब अमित शाह से मिले हैं उसके ठीक बाद अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं वो गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदेश में कुछ नियुक्तियों से जुड़ के इसे देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्योंकि कुछ जिसमें हम बात करें चेयरमैनी के मुद्दे हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं खुद उप मुख्यमंत्री भी उस ओर इशारा कर चुके हैं कि हरियाणा में मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के बातचीत चल रही है। तो इसी को इससे जोड़ करके जरूर देखा जा रहा है कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल को लेकर के हो या फिर कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के हो, इससे जोड़ करके इस मुलाकात को देखा जा रहा है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना, और हालांकि दो बड़ी बात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बैठक, जो मुलाकात हो, इसमें चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है जिसका जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं, जो राजनीतिक नियुक्तियां होना है, उस लिहाज से भी ये मुलाकात बहुत ज्यादा खास, अपनी बात वहां पर दुष्यंत चौटाला रखते हुए। जी बिल्कुल, हालांकि अभी ये मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात के बाद ही कुछ सामने आएगा कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस मुलाकात की अगर बात की जाए तो यही एक बड़ा कारण, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के जुलाई में प्रथम सप्ताह में हो सकता है। हालांकि अभी प्रथम सप्ताह तो बीत चुका है, लेकिन ऐसे में क्या कुछ कारण देरी के या पार्टी में क्या कुछ ऐसे कारण रहे, दोनों ही सरकारों का हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा सरकार में दोनों ही पार्टियों का जेजेपी और बीजेपी मिलकर के चल रही है। तो ऐसे में दोनों में किसकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ राजनीतिक नियुक्तियां अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें कि मुख्यमंत्री भी पहले जेपी नड्डा से मिलते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री मिलते हैं, मुख्यमंत्री फिर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की राय जो है, जो हरियाणा के जो दोनों नेताओं की राय जो है हाईकमान ले रहा है, और उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। और काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुलाकात। दीपक, नजर बनाए रखे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। बने रही इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।